नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। आज हर तरफ फिजाओं में अगर देश भर में एक ही चीज़ की चर्चा हो रही है कि आखिर 3 दिन में मोदी सरकार को अपना निर्णय क्यों बदलना पड़ा। चूंकि मित्रों, आप लोग जानते हैं कि जब किसान आंदोलन 13 महीने तक चल रहा था, फिर भी मोदी सरकार टस से मस नहीं हो रही थी। सीए को लेकर देश भर में कितने आंदोलन चले थे, तमाम तरह की घटनाएं घटी थी, लेकिन केंद्र सरकार टस से मस नहीं हुई थी। किसान आंदोलन में तो 13 महीने बाद सरकार झुकी थी, लेकिन 17 अगस्त को केंद्र सरकार फैसला ले और 20 अगस्त को फैसला पलट जाए, ये बिल्कुल एक आश्चर्यजनक स्थिति। और ये घटना घटी है, और इस घटना को घटाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान है, उसमें इंडिया अलायंस के तमाम सहयोगी राहुल गांधी के नेतृत्व में, और इनका दबाव इतना ज़्यादा रहा राहुल गांधी इंडिया अलायंस का कि एनडीए के घटक दलों को भी अपने प्रधानमंत्री जी का विरोध करना पड़ गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लैटरल एंट्री को लेकर जो भर्तियां की जा रही थी। 17 अगस्त को केंद्र सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी को विज्ञप्ति वो दिया था, जिसमें 45 अधिकारियों की भर्ती होनी थी। जी हाँ, लैटरल एक चीज़ जो मैं तमाम मित्रों को मैं समझाना चाहूँगा कि संघ लोक सेवा आयोग जो परीक्षा आयोजित करती है, वो सामान्यतः वो परीक्षा जो है वो 3 चरणों में होती है: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी लैटरल एंट्री करते हैं, यानी सीधे सीधे एंट्री करते हैं। और वहाँ पे अगर आप देखेंगे कि कोई आदमी आईएएस बनता है तो पहले वो एडीएम के पद पे होते हैं, डीएम के पद पे होते हैं, तमाम निचले पदों से होते हुए फिर वो सचिव, उप सचिव या निदेशक जैसे पदों को संभालते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2018 से बड़े बड़े पदों पर सीधे सीधे लैटरल एंट्री वो कर रहे हैं। लेकिन इस बार उन्होंने जब 45 पदों की वैकेंसी निकलवाई यूपीएससी के मामले से संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से, तो राहुल गांधी ने और टीम इंडिया के तमाम लोगों ने, जिसमें राहुल गांधी शामिल रहे, अखिलेश यादव शामिल रहे, तेजस्वी यादव शामिल रहे, बाकी दूसरे घटक दल भी शामिल रहे, इन लोगों की तरफ से काफ़ी तीखा विरोध हुआ। क्यों मित्रों, तीखा विरोध क्यों हुआ? तीखा विरोध होने का कारण ये था कि जो 45 पद निकाले गए लैटरल एंट्री के माध्यम से भर्ती होने के लिए, उसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था। और सीधे सीधे लोकसभा चुनाव के समय में भी विपक्ष ने यह मामला उठाया था कि केंद्र सरकार या मोदी जी की जो सरकार है वो संविधान के ऊपर सीधा सीधा हमला कर रही है। और संविधान के ऊपर हमले के अंतर्गत उस समय भी आरक्षण के ऊपर हमले को काफ़ी ज़्यादा जो है कि तवज्जो प्राप्त हुई थी, और जनता ने भी इस मुद्दे को काफ़ी गंभीरता से लिया था। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश तरीके राज्य में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। वहाँ पे एनडीए अलायंस जो है कि वो काफ़ी सिमट के रह गई, और इंडिया अलायंस 40 की संख्या को पार कर गई थी। तो ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम लोगों ने देखा है इन चीज़ों को, या अगले अन्य मामलों पर भी देखा है। तो इस समय फिर से जब इसी मामले को उठाया गया, तो एनडीए के जो घटक दल है, जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार भी दबाव में आ गए, उनको भी विरोध करना पड़ा केंद्र सरकार के इस फैसले का। और चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी, उन्हें भी विरोध करना पड़ा इस फैसले का। और उन्होंने कहा कि हमें जब संज्ञान में आया तो हमने भी विरोध किया। और अंततः इन तमाम विरोधों के बीच में 17 अगस्त को फैसला जो लिया गया था लैटरल एंट्री का, 20 अगस्त को वो फैसला वापस कर दिया गया। लेकिन मित्रों, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, देश में लैटरल एंट्री कोई मोदी जी ने पहली बार नहीं की थी। यानी राहुल गांधी का प्रभाव किस तरह से बढ़ा है, इंडिया अलायंस का प्रभाव देश में किस तरह से बढ़ा है, थोड़ा उसे भी समझने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसी स्थितियां कैसे बन रही हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि जो मीडिया रिपोर्ट्स के जो तमाम आंकड़े हैं, चूँकि 2018 में से केंद्र सरकार में लैटरल नियुक्तियां हो रही हैं, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने सीधे सीधे जो है कि अनुमति प्रदान कर दी थी। और अभी इन 45 नियुक्तियों के पहले यानी 18 से लेकर 24 तक केंद्र सरकार लैटरल नियुक्ति से 63 अधिकारियों की नियुक्ति कर चुकी है, 63, जिसमें से 57 अभी भी काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा यक्ष सवाल जो मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, क्या उसमें आरक्षण था? जी नहीं मित्रों, उसमें भी, यानी कि जो 63 पहले भर्तियां की गई थी, उसमें भी आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन उस समय ना तो नीतीश कुमार ने विरोध किया इसका, ना तो उस समय जो है कि रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान जी की तरफ से इसका कोई विरोध आया। उन लोगों ने इसमें कोई विरोध नहीं किया था। लेकिन इस बार चूंकि परिस्थितियां बदली हुई हैं, ये मुद्दे
सामाजिक न्याय के योद्धा बन के राहुल गांधी इसमें घूम रहे हैं। वो काफ़ी हम लोग लगातार देख रहे हैं कि राहुल गांधी सीधे सीधे, जब ये मामला निर्णय को केंद्र सरकार का आया तो राहुल गांधी ने सीधे सीधे कहा कि केंद्र सरकार लगता है संघ लोक सेवा आयोग को खत्म करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को जो है कि सीधे सीधे अधिकारियों के पदों के रूप में भर्ती करना चाहती है, उन्हीं को अपने कैडर के रूप में भर्ती करना चाहती है। बहुत तीखे हमले मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी हो रहे थे, तमाम तरफ से लोगों से भी हो रहे थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि बीजेपी के लोग वो अभी भी आप देखेंगे कि उन लोगों ने 3 दिनों में कैसे यू टर्न लिया है, जिसके कारण बड़े ही सोशल मीडिया पे, चाहे आप अश्विनी वैष्णव जी को देखिए, वो 3 दिन पहले तक, 2 दिन पहले तक लंबे लंबे ट्वीट्स लिख रहे थे और उसमें कांग्रेस के ऊपर लगातार हमले कर रहे थे। बीजेपी के तमाम लोग हमले कर रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया कहाँ से आए थे, क्या वो लेटरल नियुक्ति नहीं थी। मित्रों, थोड़ा 2-3 चीज़ें बड़ी सावधानी के साथ समझने की ज़रूरत है। आप लोगों को पता है कि अभी इस समय नीति आयोग योजनाओं को बनाने का काम करता है, और इस सरकार से पहले यानी कि 2014 से पहले, जब से देश आज़ाद हुआ था, योजनाओं को बनाने का काम प्लानिंग कमीशन योजना आयोग करता था। तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री उस समय होते थे, और उसके बाद उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति वैसे ही होती थी जैसे अभी नीति आयोग में होती। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी खुद होते हैं, लेकिन नीति आयोग के उपाध्यक्ष और अन्य जो दूसरे लोग हैं उनकी नियुक्ति को लेटरल नियुक्ति नहीं माना जा सकता। यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो तर्क दे रहे हैं कि कांग्रेस के समय में भी ऐसा होता था, तो संभवतः वो इस पूरे मामले में लोगों को भ्रम में फंसाने का प्रयास कर रहे थे, और अंततः ये स्थिति इतनी बदतर हुई 3 दिनों के भीतर कि उन्हें अपना ही निर्णय वापस लेना पड़ा। अगर मैं कहूं कि 2014 से, जब से माननीय प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री बने, या उसके पहले अगर गुजरात में भी वो मुख्यमंत्री के पद पे रहे लंबा पीरियड, प्रधानमंत्री जी गुजरात की में, तो किसी भी निर्णय को उन्होंने 3 दिनों में बदल दिया हो, यह एक आश्चर्यजनक स्थिति है। ये चीज़ें बताती हैं कि केंद्र सरकार गठबंधन सहयोग के आधार पर चल रही है, जो संख्या 303 से घट के 240 पे आई है, उसका प्रभाव नजर आ रहा है। और दूसरी चीज स्थिति है कि ये तो संसद के भीतर के संख्या बल की स्थिति है। संसद के बाहर यानी कि जनता के बीच में राहुल गांधी और इंडिया अलायंस की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है कि वहाँ से जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो मुद्दे सीधे सीधे लोगों को दिल पे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने फिर से लेटरल एंट्री पे जो खुल के चीज़ें कही, उन्होंने कहा 50% आरक्षण जो इस समय दिया जा रहा है वो आरक्षण से काम नहीं चलना है, जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जनगणना के अनुसार लोगों को आरक्षण मिलनी चाहिए। अब बीजेपी के साथ समस्या ये है कि या तो वो आरक्षण के पक्ष में रहेंगे या तो वो आरक्षण के विपक्ष में रहेंगे। अब तो वो स्टैंड वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों ने अगर हाल फिलहाल के समय में देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने कई फैसले बदले। अगर 15 दिनों के भीतर ही आप देखेंगे तो कई फैसले बदलते हुए सीधे सीधे ये सरकार नजर आ रही है। यानी राहुल गांधी के दबाव में केवल यहीं पे यू टर्न नहीं लिया गया है। हम लोगों ने देखा है कि पिछले 10 वर्षों में यानी 2014 से 2024 तक जो इसके पहले प्रधानमंत्री जी के जो 2 कार्यकाल रहे थे, उसमें किसी भी विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को नहीं भेजा गया था। वक्फ बोर्ड के मामले को इस सरकार में भेजना पड़ा और ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। यानी आप देखिए कि वहाँ पे भी एक बड़े यू टर्न की स्थिति हम लोगों को नज़र आती है। दूसरी स्थिति देखिए जहाँ पे सरकार ने तेज़ी से बदला मामला, वो था कि सरकार जो है कि वो ब्रॉडकास्टिंग बिल लेकर आई थी, जो इस तरह से स्वतंत्र जो हम लोग समूह हैं जिसके माध्यम से आप लोग देश की स्वतंत्र आवाज़ सुनते हैं, उन समूह यूट्यूब चैनल से या दूसरे अन्य जो डिजिटल प्रसारण वाले चीज़ हैं उनको प्रभावित करने का प्रयास था। लेकिन उसे वापस भी लेना पड़ा और सरकार को ये कहना भी पड़ा है कि अभी निकट भविष्य में फिर इस प्रकार का कोई प्रस्ताव लाने का सरकार का इरादा नहीं है। इसके अलावा बजट में अगर देखें, कैपिटल गेन टैक्स को लेकर जिस दिन से निर्मला सीतारमण बजट लाई थी उसी दिन से लगातार दबाव बना हुआ था विपक्ष का और वहाँ पे भी उन्हें संशोधन करने पड़े हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से परे जो एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है मित्रों, आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा कि जो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा होती है और काफ़ी एक उच्च स्तरीय परीक्षा होती है, अगर सरकार को बहुत ज़्यादा लेटरल नियुक्ति करने की इच्छा है, कहीं पे विशेषज्ञों की और योग्य मेधावी युवाओं को कहीं भर्ती करने की ज़रूरत है, तो मैं तो एक सुझाव और देता हूँ मैं कि प्रत्येक वर्ष यूपीएससी के परीक्षा में लगभग उसमें जितने लोग उसमें इंटरव्यू के लिए आमंत्रित होते हैं, यानी पहले तो प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं, फिर वो मुख्य परीक्षा देते हैं, फिर इंटरव्यू में मान लीजिए कि अगर 900 लोगों को बुलाया जाता है अगर, तो उसमें 1/3 लोगों का चयन होता है।
यानी 1/3 लोग चयनित होते हैं संघ लोक सेवा आयोग की नियमित परीक्षाओं में और 2/3 लोग बाहर रह जाते हैं। उस मेधा क्षमता का प्रयोग करने के लिए कोई प्रयास करते हैं? प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में वो प्रधानमंत्री बनने वाले थे, उसमें प्रधानमंत्री ने बोला था कि हमारे पास तो योग्य लोगों की पहले से सूची होती है, हम उसकी नियुक्ति कहीं पर भी कर सकते हैं। क्या उस मेधा क्षमता का पिछले 10 वर्षों में प्रयोग करने का कोई प्रयास किया गया? नहीं किया गया। लेटरल नियुक्ति लाकर आप सोच के देखिए, मैंने जैसा बताया कि 2018 से लेके अब तक लेटरल नियुक्ति से जो है कि 63 अधिकारियों 63 अधिकारियों की नियुक्ति हुई है। टुकड़े टुकड़े में वो भी कभी 3 कभी 5 कुछ इस तरह की संख्या में वो नियुक्तियां हुई थी। इस बार तो सरकार सीधे सीधे 45 अधिकारियों की नियुक्ति करने जा रही थी। देखिए, आरक्षण को लेकर हो सकता है कि आप लोगों के अलग अलग, सभी दर्शकों के विचार अलग अलग हों, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी आरक्षण का समर्थन करती है तो मांग तो ये होनी चाहिए कि भाई जो भी सरकारी नौकरी है उसमें हर प्रकार से आरक्षण मिलना चाहिए। तो फिर लेटरल नियुक्ति को आरक्षण के दायरे से बाहर क्यों रखा गया था? और उन 63, और फिर मेरा सवाल ये है कि आज अचानक से फिर फैसला को वापस क्यों लिया गया? अगर लेटरल नियुक्ति बहुत अच्छी है, तमाम तर्क आप लोग सुनेंगे, दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग तर्क दे रहे हैं कि उसमें अति विशेषज्ञ लोग चयनित होते हैं, वैसे विशेषज्ञ आएंगे जैसे कहीं से हमें अगर आयात बढ़ाना है, कहीं से निर्यात बढ़ाना है हमें, तो उसके एक्सपर्टीज हमें चाहिए वहाँ पे एक्सपर्ट। अरे भाई, सलाहकार नियुक्त कर लीजिए, उसके लिए कौन मना कर रहा है आपको? अलग अलग चीज़ों के जो मुख्य सलाहकार, सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं, दूसरे सलाहकार होते हैं, सलाहकार नियुक्त करने के लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन बाहर से सीधे सीधे नियुक्त करके आप सचिव और संयुक्त सचिव और निदेशक जैसे पदों पे लोगों को बैठा रहे हैं बिना परीक्षा दिए हुए, केवल इंटरव्यू के आधार पे। और एक तरफ, दूसरे तरफ जो है कि लोग जो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग से परीक्षा देकर जो नियमित भर्तियां होती हैं, एक काफ़ी कठोर जो है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से वो युवा आते हैं यहाँ पे। हालांकि मैं अभी यूपीएससी के ऊपर नहीं जाऊँगा, जिस तरह से उसके चेयरमैन ने इस्तीफा दिया है अपने कार्यकाल के समय रहते हुए भी, और जिस तरह से हाल फिलहाल के समय में उसमें कई तरह के धांधली और भ्रष्टाचार के तमाम मामले, आरोप लगते हुए रहे यूपीएससी के ऊपर, वो एक बड़ा सा मामला है, उसके ऊपर तो कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन वर्तमान में यही चीज़ कही जा रही है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी कभी झुकते नहीं थे, बहुत मेहनत मुश्किल से पिछले 10 वर्षों में कृषि कानूनों के मामलों में उन्हें झुकते हुए देखा गया था। आज तमाम निर्णयों को उन्हें वापस लेना पड़ रहा है, और ये अब तक के उनके सार्वजनिक जीवन यानी कि मुख्यमंत्री पद से लेकर प्रधानमंत्री पद पे केवल 3 दिनों में उन्होंने अपने जो निर्णय को वापस लिया है। क्योंकि जो लेटरल नियुक्ति की वैकेंसी जारी की गई थी मित्रों, वो 17 अगस्त को जारी हुई थी और 20 अगस्त आज उसे वापस ले लिया गया, यह कहते हुए कि माननीय प्रधानमंत्री जी आरक्षण का बड़ा गंभीरता से सम्मान करते हैं, सामाजिक न्याय का बड़ा सम्मान करते हैं। तो फिर सवाल बीजेपी और पूरे सरकार से ये सवाल है कि पिछले जो 63 नियुक्तियाँ हुई 2018 से 24 में, फिर उस समय फिर ये सम्मान आरक्षण के प्रति क्यों नहीं था? क्यों सरकार का रवैया बदल रहा है? और 3 दिनों के भीतर बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के जो बोल बदले हैं, उसको लेके जो सोशल मीडिया पे जो स्थितियां मची हुई हैं वो आप लोग खुद ही देख सकते हैं। मैं इतना जरूर कहूँगा कि राहुल गांधी ने इस समय देश में जो आबो हवा बनाई है, और वो जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, और पूरे टीम इंडिया को उन्होंने जिस तरह से यूनाइटेड करके रखा है, और जो वो मामला लेते हैं उसी के ऊपर फिर टीम इंडिया के तमाम लोग जो है कि वही राय रखते हैं और वही विचार रखते हैं, ऐसे स्थिति में एनडीए के सहयोगी दलों को भी बगले झाँकने की जरूरत पड़ जाती है, और उन्हें भी इंडिया अलायंस वाले समूह के सुर में सुर मिलाना पड़ता है और सरकार को अपने निर्णय बदलने पड़ते हैं। यह है वर्तमान में राहुल गांधी की ताकत। जी हाँ, मैं बिल्कुल कहूँगा कि राहुल गांधी के प्रयासों के कारण, दबाव बनाने के कारण केवल 3 दिन में केंद्र सरकार को अपने इस फैसले को बदलना पड़ा है। धन्यवाद मित्रों।